10th standard history. We are going to study first chapter. The name of chapter is Histography Development in the West. तो हिस्टोग्राफी मीन्स हिस्ट्री को लिखने का तरीका, कि हिस्ट्री को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा गया है हिस्ट्री को, वो कौन से मेथड अडॉप्ट किया है और वो मेथड कैसे डेवलप हुआ है, ये इस चैप्टर में पढ़ोगे आप। इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी ट्रेडिशनल तरीके से कैसे लिखा जाता था, पहले की जैसे हिस्टोग्राफी किस तरह लिखा गया। सेकेंड मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मॉडर्न तरीका क्या अपनाया गया, जो अभी लेटेस्ट 200-300 साल के पहले की जो है तब से जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, उन्होंने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया लिखने का। एंड थर्ड टॉपिक जो इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। तो हिस्ट्री बेसिकली पहले जो थी कहानियाँ सुन सुन के लोग लिखते थे, लेकिन यूरोप में उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाया, साइंटिफिक ढंग से लिखा जाने लगा हिस्ट्री। तो वो पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप हुआ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन हिस्टोग्राफी। एंड लास्ट टॉपिक इज नोटेबल स्कॉलर्स। ये जो चैप्टर है डेवलपमेंट इन वेस्ट है, तो वेस्ट मीन्स वेस्टर्न कंट्री में, तो वहाँ पे जो नोटेबल स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए या जिन्होंने अपनी फिलॉसफी बताई, हिस्ट्री लिखने का तरीका बताया, उनके बारे में आप पढ़ोगे। कुछ हिस्टोरियंस हैं और कुछ तरीके हैं लिखने के, कुछ मेथड्स हैं लिखने के। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. तो जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं या राइटिंग होती है और स्टडी होती है, दे आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। पास्ट में जो इवेंट्स हो गए हैं, जो भी चीजें घट चुकी हैं, उन सब का क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सारी चीजों को पहले उसके टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ये देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या था, हाँ, उसका इंटरकनेक्शन क्या है, कि ये इवेंट हुआ और वो इवेंट हुआ, तो दोनों का लिंक क्या है, उसका इंटरकनेक्शन क्या है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द एम्पिरिकल मेथड मीन्स अ लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। तो अगर फिजिक्स की स्टडी करोगे आप, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, तो जो भी आपको बताया जाएगा तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो चीजों को। कैसे, लैब में उसका एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर सकते हो। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। Those laws can be tested and proved again. तो आपने जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उससे आप क्या बना सकते हो, उससे कोई लॉ फॉर्मुलेट कर सकते हो कि ऐसा होता है तो ये होता है, ठीक है, एक प्रॉपर लॉ बन जाता है। और वो लॉ जो है किसी भी टाइम पे और किसी भी जगह पे वो जो है वो ट्रू रहता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और जो लॉ आप फॉर्मुलेट करते हो, दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड अगेन। तो उसे बाद में भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये तो हो गया आपके फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस की बात। बट जब हिस्टोरिकल रिसर्च की बात आती है, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आप लैब में हिस्ट्री में जो भी आपको पता है उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करके आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो या उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप क्यों टेस्ट नहीं कर सकते हो? दिस इज बिकॉज वी आर नॉट present in the historical time and space and the historical events cannot be recreated. तो जब historical events हो रहे थे, जो चीजें पास्ट में हो रही थी, तब तो आप नहीं थे वहां पे, और उन इवेंट्स को आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हो कि वापस से एज इट इज होता रहे, जैसा हुआ है वैसे फिर से आप चाहो कि रिक्रिएट कर सको, वैसा पॉसिबल नहीं है।
Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. तो आप हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ भी नहीं बना सकते कि हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से चला है, और जो चीज़ जो आपकी हिस्ट्री राइट है वो दूसरे की दूसरी जगह पे और दूसरे टाइम पे भी राइट हो जाएगी. इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा होगा इंडिया में और पाकिस्तान में, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है, कॉमन हिस्ट्री है, हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड हो गए दो कंट्री में. लेकिन वहाँ के लिए जो अच्छा हो सकता है, मतलब उनकी हिस्ट्री में जिस चीज़ को अच्छा बताया गया होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं बताया गया होगा, हम लोग उल्टा पढ़ रहे होंगे. तो उनकी हिस्ट्री अपने जैसे नहीं हो सकती और हमारी जैसी हुई चीज़ें वही है, लेकिन उसको देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, उसका नज़रिया होता है, वो अलग अलग होता है. वो अलग अलग लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन लोग कर रहे हैं. अगर वेस्टर्नर्स आएंगे और इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा. भाई इंडियन लोग इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा. ठीक है. तो कोई एक फिक्स लॉ नहीं होता हिस्ट्री में. जबकि साइंस में अगर किसी पाकिस्तानी ने भी कोई एक डिस्कवरी कर दिया या कुछ इन्वेंशन किया उसने, तो उसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ करके बनाया, तो इंडियन लोग भी देखेंगे तो सब वही सेम रहेगा, मतलब उसका जो फॉर्मूला है सेम रहने वाला है. लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, कोई लॉ नहीं होता और हर जगह एक ही चीज़ ट्रू हो वो ज़रूरी नहीं है. और टाइम के साथ में जैसे कई चीज़ें हम पहले सही मानते थे, बाद में पता चला वो गलत है, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं. To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. तो हिस्ट्री की स्टडी करना, जब स्टडी करना आप शुरू करते हो हिस्ट्री, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए होता है who knows the language and script of a historical document in order to read it. तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को स्टडी करने के लिए उसकी लैंग्वेज, जो उसके स्क्रिप्ट मतलब जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट से जो तरीका होता है, लिपि, जैसे इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, मराठी और हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए और उसको स्क्रिप्ट की भी समझ में आनी चाहिए. तब वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रीड करता है और उसको उसका मतलब समझ आता है कि उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing. तो वो जो आपका एक्सपर्ट होगा उसको ये भी समझना, वो ये एग्जामिन करेगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब कितना ऑथेंटिक है जो डॉक्यूमेंट जिसको मिला है, जिसको स्टडी कर रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं. वो कैसे पता चलेगा? वो कुछ क्राइटेरिया होते, जैसे लेटरिंग स्टाइल कैसा है, मतलब लिखने का स्टाइल कैसा था. तो वो बताएगा कि उस टाइम पे, मतलब आज से 500 साल पहले ये स्टाइल चलती थी, तो वो हो सकता है कि ये जो पेपर मिला है वो 500 साल पहले का है. ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, बहुत सारे सब जितने भी बड़े बड़े ऑथर हुए सबका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है. तो अगर उसको मिल गया कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, बट हाथ से लिखी चीज़ मिली हुई है, तो वो स्टाइल समझ के, क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की होगी तो उसको समझ में आता होगा, तो वो बता सकता है कि ये उस राइटर की स्टाइल है, तो वो राइटर ने लिखा है. मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, तो पेपर का टाइप है, मतलब पहले पेड़ के पत्तों पे लिखते थे या जैसे लिखते थे, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चलेगा कि कब बनाया गया होगा या फिर किस टाइम पे, 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 ईयर्स पहले इस टाइप के पेपर पे लिखते थे. और स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा, तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो राजा होते हैं उनका एक स्टैम्प होता है. हाँ, वो सील मारते हैं, ऐसे पेपर पे लगाते हैं. तो अगर कोई स्टैम्प लगा होगा उस टाइम का, तो वो बता देगा कि उस राजा का था स्टैम्प या उस रूलर के टाइम के का स्टैम्प है ये, तो इतना पुराना डॉक्यूमेंट होगा. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. तो एक बार जो आपके स्क्रिप्ट रीड करने वाले बंदे ने बता दिया कि क्या क्या है या कब कौन से टाइम का है, हाँ, और किस राइटर ने लिखा है, और उसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो उसके बाद जो हिस्टोरियन होगा वो भी जो दूसरे एविडेंसेस होंगे
मतलब उस ज़माने के, जिस ज़माने का अगर बताया रीड करने वाले ने, तो उस ज़माने की चीज़ों से उसको मैच करके देखेंगे सच में ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या क्या यूजफुल होता है, जैसे आर्कियोलॉजी होता है, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिकल पीपल एंड देयर कल्चर। लोगों को स्टडी करना और उनका कल्चर करना, प्री हिस्टोरिकल मतलब बहुत पुराना, जो पुरातत्व विभाग बोलते हैं मराठी में, तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के से भी हेल्प मिल जाती है कि वो लोग बता देते हैं कितने साल पहले का होगा और किसका। प्री हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली उनकी स्टडी करते हैं। सेकेंड इज आर्काइवल साइंसेस। आर्काइवल साइंसेस मतलब आर्काइव्स मतलब जो सब लिखी हुई चीज़ें जमा रहती है ना, फोटोग्राफ्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स, पुराने से पुराना जो मिला होता है उसको आर्काइव्स बोलते हैं। तो आर्काइव्स में जितनी चीज़ें होती हैं, तो पुरानी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे स्टोर करते रहते हैं। अगर आपको कुछ पता करना है तो आप आर्काइव्स में जाइए, वहाँ से देखिए, आपको उसका टाइम पता चल जाएगा कि कब का है ये। नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो लिखने का तरीका है, तो उसको जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी से भी आइडिया मिल जाता है, मतलब उससे भी आपको हिस्टोरिकल रिसर्च में हेल्प मिलती है, यूजफुल होता है बहुत। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो जो पत्थर पे या कुछ पे ऐसे निशान बना के या ऐसे लिखते हैं, उसको पत्थर के अंदर ऐसे रगड़ रगड़ के लिखना होगा, हाँ, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, तो एपिग्राफी। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग स्टाइल मतलब लिखने का जो स्टाइल है, लेटरिंग स्टाइल से भी आइडिया मिलता है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे लेटरिंग स्टाइल में चेंजेस आए धीरे धीरे। लिंग्विस्टिक्स होते हैं जिसको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज का जो नॉलेज रहता है ऐसे बंदे को, तो लिंग्विस्टिक्स की भी यूजफुलनेस है बहुत। और न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन की स्टडी करके भी आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में मदद मिलती है, क्योंकि अलग अलग टाइम के किंग्स ने अपना अलग अलग कॉइन बनाया था, उन पे उनके स्टैम्प होते थे या कुछ कुछ लिखवाते थे वो उस पे, तो कॉइन की स्टडी करके भी हिस्टोरिकल रिसर्च में यूजफुल है कॉइन की स्टडी। फिर लास्ट वन इज जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लिनियज। तो ब्लड लाइन, जैसे जीनियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लिनियज और ब्लड लाइन। ब्लड लाइन मतलब ये राजा हुआ, फिर उसका बेटा मतलब पूरा वंश किसी का रहता है, उसका लिनियज वो स्टडी करना। कि अगर इंडिया में जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल एम्परर्स में हम लोग स्टडी करते हैं, सबसे पहले बाबर आया, तो बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर, हाँ, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लड लाइन या लिनियज। तो इसकी स्टडी करने में भी अपने को क्या हेल्प होती है, किसमें, हिस्टोरिकल रिसर्च में अपने को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। वो मेथड जिससे हिस्टोरिकल रिसर्च किए जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे नीचे दिया हुआ है, एक चार्ट है, वहां पे जाना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स है, इसमें राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। तो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जब लिखते हैं, नैरेटिव मतलब राइटिंग स्टाइल, जो उसका जब लिखते हो आप हिस्टोरिकल नैरेटिव, वो कैसे लिखते हैं, तो उसमें है एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो जो भी रेफरेंसेस अवेलेबल है कि किसी जमाने का, अगर शिवाजी के ऊपर लिखना है, तो शिवाजी महाराज के टाइम की जो भी चीजें अवेलेबल है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसका एग्जामिन करके, उसको देख के बहुत कुछ लिख सकते हो। अगर उनके आप फोर्ट में चले जाओ, तो उनके फोर्ट का बनाने का स्टाइल क्या था, कैसा क्या था, तो वो सब चीजें जो अवेलेबल रेफरेंसेस हैं, या फिर आप देखोगे वहां पे बहुत सारे उनके कॉइन्स वगैरह भी होंगे, तो वो सब चीजों को आप एग्जामिन करोगे और जो भी इससे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन निकलता है वो लिखेंगे। सेकेंड, क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री लिखते टाइम ना बहुत सारे सोर्सेज को एग्जामिन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कि हिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ या जो सामने वाला बता रहा है, तो किसी का भी वर्जन कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब लिखते हो तो 3-4 चीजों का वर्जन आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज को एग्जामिन करना पड़ेगा,
और उसके बाद अपने दिमाग का यूज करते हुए आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होगा. Collecting historical information, highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. तो वही है कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सब जमा करो. आप जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है, अगर किसी चीज पे लिखना है आपको, जैसे शिवाजी के ऊपर लिखना है तो शिवाजी महाराज के ऊपर लिखना है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो जमा करो. फिर उसके बाद उसमें ट्रांजिशन क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब हाईलाइट करो आप. और उसके बाद 3-4 अलग अलग टाइप के बुक्स और अलग अलग स्टडी करने के बाद कंपेरेटिव एनालिसिस करो कि शिवाजी महाराज के बारे में किसी ने लिख दिया. क्योंकि देखो हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि ऐसे छोटे हिस्ट्री भी लिखे जाते हैं. तो कोई शिवाजी महाराज को नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरा अगर राजा भी रहते थे छोटे मोटे, तो वो लोग भी अपने बारे में बहुत कुछ लिखवाते थे. वो ऐसे नहीं भी होते तब भी लिखवाते थे. तो आप क्या करोगे कि और उस राजा के बारे में और पता करोगे. तो अगर 10-15 जगहों पे मिलेगा तो उसमें से आप देखोगे कि एक मेजॉरिटी ऑफ कैसे लिखा है लोगों ने, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि हो सकता है वो उसी टाइप का रहा हो. फोर्थ वन है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. तो आपको जितना भी रेफरेंसेस है उसको अंडरस्टैंड करना है रिगार्डिंग किस टाइम का है, किस जगह का है और किस हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें. एंड जैसे वही बात है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग माइंडसेट के साथ हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगा. वो स्टडी करने के बाद ही आप प्रॉपरली हिस्टोरिकल नैरेटिव लिख सकते हो. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. अब आपको पता चल गया जब लिखना शुरू किया आप, तो एक हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर लेते हो. क्योंकि जो चीजें हिस्ट्री में हुई है आप एज इट इज उसको लिख ही नहीं सकते. हाँ, तो आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हो, एक स्टाइल बना लेते हो और एक उससे कुछ मिलता जुलता और उससे लिखना शुरू कर देते हो. कि अगर आपने लिखना चाहिए कि एक अच्छा राजा था, उसके बारे में आपको किसी राजा की स्टडी कर रहे हो, आपको पता चला कि वो अच्छा था, तो उसके हिसाब से आप एक बनाने लगते हो, लिखने लगते हो. फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. अब जो भी रेफरेंसेस आपको मिला है हिस्टोरिकल, तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में ओरिजिनेट होंगे. तो और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब लिखते टाइम बताना पड़ेगा ऐसा सवाल लोगों के मन में उठ सकता है तो इसका क्या जवाब हो सकता है. तो हिस्टोरिकल राइटिंग करते टाइम एक क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है, उसका आंसर भी देना पड़ता है. ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है? वी हैव लर्न्ड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. तो आपने देखा कि historical research method आपको रिसर्च करना पड़ेगा अलग अलग सोर्सेज से और उसको एग्जामिन करना पड़ेगा. जो भी चीजें आपको मिली हैं उसको एग्जामिन करो, उसको एनालाइज करो, उसको देखो कि क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और उसके बाद हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखो कि क्या हुआ है, क्या हुआ होगा आपके हिसाब से. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव. जो हिस्ट्री में हुआ है उसको लिखना, उसको समझते हुए, उसको एनालाइज करते हुए अपने हिसाब से लिखना, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन. और जो राइटर लिखता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरियल जो नैरेटिव लिखता है, राइटर इज कॉल्ड एज हिस्टोरियन. और आपको पता होगा कि अलग अलग जो हिस्टोरियन होते हैं एक ही चीज को अलग अलग ढंग से लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों को समझने का सबका अलग अलग एनालिसिस अलग ढंग से करते हैं, उसको अलग ढंग से समझते हैं, अलग फ्रेमवर्क में काम करते हैं, इसलिए एक ही चीज को अलग लोग अलग ढंग से लिखते हैं. द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट्स इन हिज नैरेटिव. जब हिस्ट्री लिखता है हिस्टोरियन तो एक एक पास्ट इवेंट जो हुआ एक एक चीज तो नहीं लिख सकता है. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends upon the conceptual framework adopted by him. तो वो एक एक चीज नहीं लिख सकता है, वो बड़े बड़े इवेंट्स जो हुए रहेंगे उनको कंसीडर करता है और उनका क्या इफेक्ट हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा, उसके हिसाब से एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि कैसा लिखना है, उसको उस एक फ्रेमवर्क कर लेता है, एक फ्रेम बना लेता है
कि ऐसा लिखना है, और वो लिखना चालू करता है. His style of writing is determined by that conceptual framework. तो वो क्या कॉन्सेप्ट लेके कर रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसा उस पे डिपेंड करता है उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. तो दुनिया की जो पुरानी सोसाइटीज थी, मतलब पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव ये नहीं लिखते थे लोग. इतना हिस्ट्री जानने की इच्छा तो सबको होती थी, लेकिन इतना लिखने का ये नहीं था. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about. तो वो लोग इतना लिखते नहीं थे, ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग इतना प्रिलेवेंट नहीं थी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि they were not aware of the historical time. तो हिस्टोरिकल टाइम पर वो अवेयर नहीं थे या उनको पता नहीं था कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, ऐसा नहीं था. उनको सब पता था और वो जानना भी चाहते थे कि क्या हुआ होगा. Ancient people also felt the need of passing on stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. तो जो ancient people थे, जो लोग थे, तो वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि उनके जो ancestors थे, जो पूर्वज थे, तो उनकी जो बहादुरी की, जो वैलर की, उनके जो कहानियां हैं, वो स्टोरीज हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती रहे. Ancient communities all over the world used various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballad etc. for this purpose. तो वो लोग कैसे हिस्ट्री याद रखते थे? वो लोग लिखते नहीं थे, लेकिन वो क्या करते थे? स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनाते थे. जो उनके एंसेस्टर्स हैं उसकी कहानी सुनाते थे कि वो एक बहुत बड़े राजा थे या फिर बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने इसको मारा, उसको मारा, ऐसा कहानियां बताते थे. और या गाने गाते थे कि किसी के, जो पहले के गाने भी होते, बहादुरी के गाने रहते थे, उसमें किसी राजा वगैरह किसी की प्रेज रहता था, उसको तारीफ करते थे, या अपने एंसेस्टर्स की गाने के फॉर्म में याद करते थे, कहानियां सुनाते थे गाने के फॉर्म में. और बैलेड भी होता है कि गाना कहानी के जैसे, कहानी को गाने के जैसे सुनाना, उसको बैलेड बोलते थे. या फिर वो पेंटिंग करते थे. जो शुरू के जो केव मैन थे, तो वो तो उनको बोलना भी नहीं आता था जब, तब वो क्या करते थे, अपने केव्स में पेंटिंग करते थे कि वो एक कोई जंगली जानवर आ रहा है और वो लोग भाला लेके या एरो, बो एरो लेके उसको से मारने जा रहे हैं, या फिर नाच रहे हैं वो लोग साथ में, या कोई बैठा है बातें कर रहे. तो ये सब वो लोग क्या करते थे, इन सब की पेंटिंग बनाते थे. तो ये भी एक हिस्ट्री ही है, मतलब वो अपने हिस्ट्री बताते थे कि हम क्या कर चुके हैं या आगे वाले जनरेशन के लिए करते थे. These traditional means are looked upon as the source of history in the modern historiography. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी जो सोर्स है, मतलब कहाँ से चीजें मिली. अब कोई भी इंटरप्रिटेशन करके कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसको जो मेन चीजें मिलेंगी वहां से मिलेगी. अगर हम लोग सब क्लास में जितने भी बच्चे या सर है, हम सब जाते हैं किसी केव में जाते हैं, वहां पे कोई पेंटिंग देखते हैं, हाँ, और उसके बाद कि आपको क्या समझ में आया, सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखो. तो अपने अपने हिसाब से सब लोग लिखेंगे, लेकिन हमारा सोर्स, मतलब लिखेंगे हम लोग वही कि अगर एक आदमी है किसी जानवर को मार रहा है, तो उसके पीछे क्या हुआ होगा, 4-5 चीजें हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, सोचेंगे, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे. सब लोग, सोर्स सबका सेम है, लेकिन सबका लिखने का तरीका अलग होगा. तो जो भी ये एंशिएंट जो तरीके थे, ट्रेडिशनल राइटिंग जो थे हिस्ट्री के नैरेटिव, दैट इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी में भी वही उसका सोर्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमने अभी जो इसके पहले पढ़ा कि जो दीवार पे पेंटिंग करना या सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, या बैलड, ये सब तरीके थे ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी जो पहले से चले आए हमारे एंशिएंट टाइम से लेके आज से 300-400 साल पहले तक. जो तरीका हम लोग अपनाते थे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ते हैं. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आर: फर्स्ट, its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant question. तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है. जैसे पहले का जो एंशिएंट या ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी है,
ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में अगर ये सुना देते बताएं कि एक बहुत ही बहादुर योद्धा था, उसने 5 हाथियों को उठा के पटक दिया, हाँ, या तो फिर लोग उस पर मान लेते थे हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो इस पे बिलीव नहीं करेगा, तो वो पहले इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखेगा। वो सोचेगा कि अगर एक कितना भी बहादुर आदमी हो, या आज तो ऐसा कोई बहादुर आदमी नहीं है, आज के जमाने के आदमियों को देखेंगे तो कोई एक ही हाथी को उठा सके ऐसा भी नहीं, तो 5-5 हाथी को हरा सकना ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पुरानी कहानियों से वो सोर्सेस से लेता है, लेकिन उसको वेरीफाई करता है कि उसने देखा नहीं है आदमी को उठाते, लेकिन वो थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करेगा ना कि वो उठा सकता है नहीं उठा सकता है। तो उस तो वो क्या करेगा, रिलेवेंट क्वेश्चंस मतलब पूछेगा कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो वो बोलेगा अच्छा हाथियों का नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ बहुत ही मजबूत जानवरों को मारा हो, या फिर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लोग गानों में बोलते थे, तो वो उसके हिसाब से चेंजेस करेगा। सेकेंड पॉइंट इज दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स इंसानों से रिलेटेड, है ना, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deed of the members of ancient human societies of a particular period. तो ये जो क्वेश्चन अराइज होते थे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद, तो वो क्वेश्चन जो होते हैं वो ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी के कामों से रिलेटेड होते थे वो सब जो भी क्वेश्चंस थे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। History does not suggest any interrelation between the divine and human deed. तो divine means जो दैवी या भगवान या इसका, तो हिस्ट्री में किसी भगवानों वगैरह का और इंसानों का रिलेशन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्टोग्राफी का सेकेंड पॉइंट था, मतलब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था। थर्ड, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, तो उसके जो आंसर होने चाहिए वो रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। जैसे हमने साइंस में पढ़ा था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हुआ है, उसका एविडेंस क्या है। तो उसी तरह से ये जो सवाल अराइज हो रहे हैं तो उसका एविडेंस क्या है, हाँ, तो उसके लिए भी एविडेंस चाहिए। जो फोर्थ वन है वो है हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड। तो हिस्ट्री में ह्यूमन जर्नी के बारे में बताया जाए कि किस तरह इंसान पहले था, उसके बाद धीरे धीरे आया, और ये ह्यूमन डीड के हिसाब से इंसानों ने किस तरह क्या क्या काम किया उस पर डिपेंड है। हाँ, इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। तो ये जो चारों कैरेक्टर्स हैं हिस्टोग्राफी के, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के, ये इसके रूट्स थे, मतलब ये कहाँ से जन्म लिया इन्होंने, ये हुआ है ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग से। हाँ, तो बेसिकली वैसे आप देखोगे तो हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। तो एक ग्रीक वर्ड है हिस्ट्री। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी बीसी, तो क्राइस्ट से 5 सेंचुरी पहले हिस्टोरियन, देयर वाज अ हिस्टोरियन, उसका नाम था हेरोडोटस। तो उसने ही यूज्ड दिस टर्म हिस्ट्री फॉर हिज बुक टाइटल। उसकी बुक का टाइटल था द हिस्टोरीज। तो बेसिकली ये जो आप मॉडर्न हिस्टोग्राफी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन अराइज करना और क्वेश्चंस का साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड आंसर देना, तो और उसके बाद आप उसको लिखना, तो ये जो चीजें हैं वो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से ही ओरिजिनेट हुई है। आज का लास्ट पार्ट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। 18th century, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. तो 18th century से तक यूरोप में साइंस और फिलॉसफी के बारे में बहुत आगे चले गए यूरोप के लोग। उन्होंने बहुत स्टडी किया, बहुत सारी चीजें पता चली उनको। स्कॉलर्स बाय देन हैड come to believe in the possibility of studying in the social and historical
ट्रूथ्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। तो उन्होंने जो सोशल ट्रूथ्स है या हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है जो उनको पता गया है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, तो उसको उन्होंने स्टडी करने का उन्होंने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड करें? उस पे साइंटिफिक मेथड के हिसाब से उसको थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करने का उन्होंने डिसाइड किया। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव्स इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। तो उसके बाद फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो है कि ज्यादा करके हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी पे वो लोग क्या हो गया, उनकी फिलोसॉफिकल डिस्कशन उसके ऊपर फोकस हो गया, शिफ्ट हो गया उनका फोकस। Prior to the 18th century, all European universities were interacted only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena। तो 18th century से पहले तक जितने भी यूनिवर्सिटीज थी यहाँ पे यूरोप में, वो लोग स्टडी करते थे फिलोसफी के बारे में। और फिलोसफी भी उनके, जैसे भी हमने बताया कि उन्होंने 18th सेंचुरी से उन्होंने क्या किया कि उनको जो फिलोसफिकली डिस्कशन था उनका शिफ्ट किया बेस हिस्ट्री पे। उसके पहले वो फिलोसफी की बातें करते थे तो उसमें डिवाइन बातें, मतलब देवी देवता भगवान, ये सब उनकी बातें करते थे वो लोग, उसके अराउंड रिवॉल्व होता था उनका डिस्कशन फिलोसफिकल। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो began to change in 1734 CE। the Göttingen University was founded in Germany। जर्मनी में इन 1737 यूनिवर्सिटी फाउंडेड, उसका नाम था गॉटिंगेटन। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो वहाँ पे उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बनाया, इंडिपेंडेंट मतलब एक अलग सा बड़ा सा डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इसके पहले किसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पे कोई स्टडी नहीं होती थी, जो लोगों ने सुना था एंशिएंट हिस्ट्री में उसी को सच मान के उसको ही वो लोग हिस्ट्री मान रहे थे। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। तो आफ्टर गॉटिंगन यूनिवर्सिटी बहुत सारी दूसरी जर्मन यूनिवर्सिटी ने भी अपने यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू किया, और फिर जर्मनी बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। तो यूरोप में जर्मनी सबसे पहले सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी बन गया। अच्छा, एक चीज आप लोग को जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है, जैसे यहाँ पे दिया गया 18th सेंचुरी। जब 18th सेंचुरी बोलते हैं तो 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1701 to 1800, इस बीच में जो चीजें हुई है उसको बोलते हैं 18th सेंचुरी का। अब जब 19th सेंचुरी बोलते हैं तो वो हो जाता है 1801 से लेके 1900 तक जो चीज़ें हुई हैं वो आती हैं 19th सेंचुरी में। और 20th सेंचुरी होता है 20th सेंचुरी कहेंगे कि 1901 से लेके 2000 तक, ईयर 2000 तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब उसको बोलते हैं 20th सेंचुरी। और अभी हम लोग जो सेंचुरी में हैं तो उसको बोलते हैं 21st सेंचुरी। तो हम 21st सेंचुरी मतलब 2001 से लेके 2100 ईयर तक जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं वो आएंगी 21st सेंचुरी में। 22nd सेंचुरी शुरू होगी 2001 से, 2001 से मतलब 2101 से लेके 2200 ईयर 2200 तक जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी 22nd सेंचुरी में। तो हिस्ट्री में कई बार आपको सेंचुरी वाली बातें आएंगी तो वो याद रखना आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटेबल स्कॉलर्स। तो जिन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया, हिस्ट्री को एक पर्सपेक्टिव दिया, उन्होंने अपने फिलॉसफी बताया। तो वैसे आप 6 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ोगे। उनका आपको टाइमलाइन याद रखना है, उनका मेथड क्या था वो याद रखना है आपको। उसके बाद इसके अलावा हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए उसको एक पर्सपेक्टिव देने की 2 अलग अलग मेथड्स थे। एक एनालिस्ट स्कूल बोलते हैं और दूसरा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो वो 2 चीज़ें आप पढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही हम रुकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री का ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक चीज तो मैं भूल गया था, हमने डिसाइड किया था कि हर लेक्चर के बाद या बीच में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ जो आपको इस लेक्चर को जब देख के हो जाएगा तो आप भेजना। फर्स्ट है
व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हिस्टोरियोग्राफी का आपको डेफिनेशन लिखना है। और सेकंड है व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सिर्फ आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 पूछेंगे।